हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं पंकज पटेल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AVP विद्या मंदिर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी बताऊँगा। तो दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी क्या होती है, आइए देखते हैं। मान लो ये कोई आपका दर्पण है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव क्या होता है आप सभी जानते होंगे। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को। दर्पण का परावर्तक तल यह होता है, दर्पण का परावर्तक तल ये पूरा, और इसी के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और अब बात आती है वक्रता केंद्र और ध्रुव की। वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र C कहा जाता है, जिसे C से प्रदर्शित किया जाता है। मान लो इस गोले की कल्पना करें हम। यह गोला कुछ ऐसा रहा होगा और इसका केंद्र ये रहा होगा। इसी गोले के केंद्र को ही, यानी इसको ही दर्पण का वक्रता केंद्र C कहेंगे। अब बात आती है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को, यानी ये इतना भाग और ये इतना भाग दोनों बराबर होंगे, ये मध्य बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। आपने मुख्य फोकस समझ लिया, ध्रुव समझ लिया और वक्रता केंद्र समझ लिया। अब आइए समझते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या होता है चिन्ह परिपाटी? सबसे पहले चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु ध्रुव को कहा जाता है। मूल बिंदु ध्रुव को कहा जाता है तथा यह मुख्य अक्ष से जाती है। मूल बिंदु ध्रुव को कहा जाता है। सबसे पहली बात, मूल बिंदु ध्रुव को कहा जाता है तथा ये मुख्य अक्ष से ली जाती है। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब पहली बात हो गई, मूल बिंदु ध्रुव को कहा जाता है। और पूरी दूरी कहाँ से लेते हैं? पूरी दूरी ध्रुव से ही ली जाती है। ध्रुव से ही पूरी दूरी हमारी ध्रुव से ही मापी जाती है। दूरियां सदैव ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव से मापी जाती हैं। उसके बाद तीसरी बात क्या आती है? प्रकाश किरण। जो प्रकाश किरण होती है वो सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, मतलब इसी तरफ से प्रकाश किरण डाली जाएगी। तीसरी बात, प्रकाश किरण सदैव दर्पण के बाईं ओर से डाली जाती है। इसके बाद बात आती है कहाँ निगेटिव होता है, कहाँ पॉजिटिव लिया जाता है।
तो आइए देखते हैं। ध्रुव के दाईं ओर सदैव धनात्मक लिया जाता है। ध्रुव के दाईं ओर की दूरी को धनात्मक लिया जाता है। और ध्रुव के बाईं ओर की समस्त दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। ध्रुव के बाईं ओर की समस्त दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। एक और बात, इसमें x अक्ष कहाँ होता है और y अक्ष कहाँ होता है? क्या है? x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष होता है ध्रुव से गुजरने वाली, ध्रुव के बाईं ओर मुख्य अक्ष, यानी ध्रुव के बाईं ओर जो मुख्य अक्ष होता है वो x अक्ष होता है। यानी ये आपका x अक्ष हो गया, x अक्ष ध्रुव के बाईं ओर की मुख्य अक्ष होती है। अब बात आती है y अक्ष। ध्रुव से गुजरने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत तल को y अक्ष कहते हैं। y अक्ष, ये आपका y अक्ष हो गया। ध्रुव से गुजरने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को y अक्ष कहते हैं। अब बात आती है मुख्य अक्ष के नीचे धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। आइए देखते हैं, आपको बताते हैं। मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो ऋणात्मक नापी जाती है, और मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी दूरियां नापी जाती है वो धनात्मक नापी जाती है। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक ले जाती है। ये बात हो गई। आप सदैव जान लीजिए, अगर उत्तल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाएगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाएगी, क्योंकि ये आपका है उत्तल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण, और इसका फोकस दाहिने साइड होता है, यानी ध्रुव के दाहिने साइड होता है, और दाहिने साइड सदैव दूरी धनात्मक ली जाती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। अवतल दर्पण की
फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है क्योंकि ये ध्रुव के बाईं ओर होता है। कहाँ है? ये बाईं ओर है फोकस दूरी। ये हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा हमारा? नेक्स्ट हेडिंग होगा गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। फ्रेंड्स, आप सबके बोर्ड एग्जाम में ये यूवीएफ में संबंध का डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम आपको यूवीएफ में संबंध का डेरिवेशन नहीं बताएंगे, केवल फार्मूला बताएंगे। लेकिन अगर आप सबको आवश्यकता है कि हम डेरिवेशन जानें, कैसे डेरिवेशन होता है, तो आप हमारे एवीपी विद्या मंदिर पर प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ क्लास 12th फिजिक्स के पार्ट 2 वीडियो में, पार्ट 2 में आपको ये यूवीएफ में संबंध का डेरिवेशन मिल जाएगा। आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम में यूवीएफ में संबंध का डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम आपको यहाँ नहीं बता रहे हैं। लेकिन आपको अगर आवश्यकता है तो आप क्लास 12th के पार्ट 2 वीडियो में देख सकते हैं। आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप देख लेना। इसका सूत्र क्या होता है आइए देखते हैं। इसका सूत्र होता है फोकस दूरी को एफ से लिखा जाता है, स्मॉल एफ से। वस्तु की दूरी बराबर स्मॉल यू और प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v से लिखा जाता है। और इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हो गया अवतल दर्पण का। फ्रेंड्स, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों का एक समान होता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक बात और दोस्तों, आप सभी जब भी क्लास में बैठें, चाहे हमारे क्लास में हो या अन्य टीचर क्लास में, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, सभी के क्लास में आप सब कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जिससे आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार वीडियो देख लेंगे और पढ़ लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसलिए आप सब कॉपी पेन हमेशा लेकर बैठा करें और हमारे साथ नोट्स बनाते चलें। तो सवाल है, आप सब भी नोट कीजिए। क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या? प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। मोमबत्ती की
मोमबत्ती की इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं उसमें दिया क्या क्या गया है, उसको हम अलग से एक बार लिख लेंगे तो हमें न्यूमेरिकल्स लगाने में आसानी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को r से लिखा जाता है, r बराबर 20 सेंटीमीटर है, लेकिन फोकस दूरी के सूत्र में r कहीं रहता ही नहीं है, f रहता है। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, r बराबर 2f या f बराबर r/2 होता है। तो हम यहाँ से फोकस दूरी निकाल सकते हैं, कितना आएगा, f बराबर r है कितना 20 सेंटीमीटर, 20/2 हो जाएगा, आज कितना 10 सेंटीमीटर। और हमने बताया अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र सदैव निगेटिव में लिया जाता है, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। f बराबर -10 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या दिया गया है, अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु क्या है, मोमबत्ती है। u बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी सदैव निगेटिव लेते हैं क्योंकि ये सदैव ध्रुव के बाईं ओर ही रखी जाती है वस्तु। जैसा कि हमने बताया था प्रकाश किरणें बाईं ओर से ही डाली जाती हैं। प्रकाश किरणें डाली कहाँ जाती हैं, जहाँ से वस्तु रहता है, वस्तु सदैव बाईं ओर ही रहता है, तो इसे हम निगेटिव लेंगे। ये हो गया। और हमें v अंडर फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना है। फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये है आपका फार्मूला। तो आइए लगाते हैं, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब मान रख देते हैं, f बराबर कितना है, -10 है, और u बराबर कितना है, -5 है। 1/-10 और ये माइनस है, और यहाँ भी माइनस रहेगा, ये यहाँ आकर माइनस होगा 1/-5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। 10 एक कम 10 -1 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 1/10, ये आ गया। यानी v की दूरी 10 सेंटीमीटर आई है, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आई है। ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव में आई है, यानी ये ध्रुव के दाईं ओर है, और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी है। यानी मोमबत्ती 5 सेंटीमीटर थी, वस्तु 10 सेंटीमीटर, यानी दोगुनी बड़ी है, इसका आवर्धन दोगुना है। ये हो गया। इससे संबंधित एक सवाल हमने बता दिया यूबीएफ के सूत्र पर। और अब हम बताएंगे नेक्स्ट हेडिंग, संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु। इसे आप सब नोट कर लिए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको कहता हूं, नोट्स अपने हाथ से बनाइए, वो सबसे बेटर होगी। जब चाहे जितना अच्छे से नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन वो नोट्स उतनी अच्छी नहीं होगी जितना आप अपने हाथों से बनाएंगे, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो आप ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इसीलिए कॉपी पेन हमेशा लेकर बैठिए, ये हमारी रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, लेकिन कॉपी पेन हमेशा लेकर आइए क्लास में। अब आ गया संयुग्मी फोकस तथा संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी फोकस तथा संयुग्मी बिंदु, या संयुग्मी बिंदु है, सॉरी। क्या होता है संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु?
दोस्तों हम आपको बता दें, ये चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन एकदम बेसिक चैप्टर है। इसमें बहुत ही आसान, पूरा चैप्टर ही बहुत ही आसान है, इसलिए आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके आगे थोड़ा आप सबको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप सब अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिजिक्स बहुत ही आसान है। संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु क्या होता है? संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं कहते हैं जिनमें से एक का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं कहते हैं जिनमें से एक बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें से एक का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। और इसका एक नोट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में तो कम लेकिन आगे कंपटीशन लेवल में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा, वो क्या होता है? संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु किस दर्पण में होता है? यह केवल अवतल दर्पण में संभव है। नोट पॉइंट में लिख लें आप, यह केवल अवतल दर्पण में संभव है। उत्तल दर्पण में नहीं। नोट कर लें आप इसे, हम हट जाते हैं। उसके बाद नोट कर लिया होगा संयुग्मी फोकस है संयुग्मी बिंदु। इसके बाद आता है रेखीय आवर्धन। क्या होता है रेखीय आवर्धन? आइए जानते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन एक बार फिर से, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन यम कहा जाता है। इसके कुछ नोट पॉइंट्स, जैसे सबसे पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ज़रूर पूछा जाता है। क्या होता है? रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होता है? ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो आप सभी को हम बता दें, रेखीय आवर्धन का मात्रक ही नहीं होता, इसका मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन राशि। उसके बाद पूछा जाता है इसका बीमा क्या होती है? तो ये बीमाहीन राशि है, ये बीमाहीन भी है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, बीमाहीन राशि है। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र
इसके सूत्र का भी निगमन आपके सिलेबस में, हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है, और इसका भी डेरिवेशन हमने क्लास 12th में कराया है। रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन क्लास 12th में कराया है। आप अगर आपको इसके डेरिवेशन की आवश्यकता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, एवीपी विद्या मंदिर के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें क्लास 12th फिजिक्स के पार्ट 3 में आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। आप वहाँ से देख लीजिए अगर आपको आवश्यकता है तब। वैसे तो हाई स्कूल में इसका डेरिवेशन पूछा ही नहीं जाता, इसीलिए हम आपको यहाँ पर इसका डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, तो इसके सूत्र को ही डायरेक्टली बता दे रहे हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है यम बराबर -v/u। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, और यम क्या है? रेखीय आवर्धन। इसका सूत्र होता है -v/u। यम बराबर -v/u। अब आती है दर्पण की पहचान। आप सब इसे नोट कर लें। दर्पण की पहचान। आप दर्पण कितने प्रकार से पहचान सकते हैं? दर्पण पहचानने की 2 विधि है। क्या क्या है? एक तो है स्पर्श करके, और एक स्पर्श करके और दूसरा देख करके। एक तो आप छू करके बता सकते हैं ये कौन सा दर्पण है, और एक देख करके ही बता सकते हैं ये कौन सा दर्पण है। सबसे पहले स्पर्श करके। स्पर्श करने पर क्या होता है? स्पर्श करके पहचानने में सबसे पहले एक लकड़ी का पैमाना लिया जाता है और दर्पण पर उसे स्पर्श करते हैं। अगर ये पैमाना दर्पण पर प्रत्येक जगह एक समान ही रहे, यानी कहीं उठा ना हो या कहीं दबा ना हो, तो वो समतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण। जैसा आप डेली आईना देखते होंगे, वो जो आईना है वो समतल दर्पण है। उसके बाद स्पर्श करने में, अगर स्पर्श करते वक्त कहीं पर आपका दर्पण दबा हुआ हो, कैसा हो? दबा हुआ हो, कुछ ऐसा हो, मान लो ये ऐसा, मतलब अंदर की ओर थोड़ा दबा हुआ हो, तो वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। और उसके बाद अगर स्पर्श करते हुए आपका दर्पण थोड़ा कहीं उभरा हुआ हो, ऐसा कुछ हो, इस टाइप का हो, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये हो गया स्पर्श करके प्रतिबिंब को, दर्पण को पहचानने में। इसके बाद बात आती है देखकर। क्या? देखकर क्या होता है? हम वस्तु को चाहे जहां रख दें, लेकिन प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर और सीधा ही बने। वस्तु को चाहे जहां रख दें, लेकिन प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर और सीधा ही बने, तो वो समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण। उसके बाद अगर हम वस्तु को हम दर्पण के नज़दीक रखें, तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा कैसा बने? एक बार फिर से, अगर हम वस्तु को दर्पण के समीप रखें, जैसे मान लो आपका दर्पण है, वस्तु को हम यहाँ पर रखें, तो यहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब सदैव वस्तु से बड़ा बने और उल्टा बने। कैसा बने? उल्टा बने, बड़ा बने। और दर्पण से दूर रखने पर, मतलब वस्तु को दर्पण से दूर रखें तो प्रतिबिंब छोटा या बड़ा बने और
उल्टा बने तो हो जाएगा अवतल दर्पण। कैसा हो जाएगा? अवतल दर्पण। उसके बाद बात आती है उत्तल दर्पण क्या होगा। अगर हम वस्तु को प्रत्येक स्थिति में चाहे जहां वस्तु को रख दें, वो दर्पण का प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा और सीधा बनेगा, तो उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण होगा। अब आ गया उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग, यानी गोलीय दर्पण के उपयोग। सबसे पहले हम अवतल दर्पण का उपयोग बता दें। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग जैसे रेलवे इंजन हो गया, सर्च लाइट हो गया, यहाँ पर होता है। या क्या कहें हम, दाढ़ी बनाने में जो मिरर का उपयोग किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो भी अवतल दर्पण आपका होता है। और जैसे डॉक्टर हो गए, नेत्र रोग विशेषज्ञ, गला रोग विशेषज्ञ या आँख रोग विशेषज्ञ, ये सभी डॉक्टर अपने यंत्रों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। और गोलीय दर्पण का उपयोग, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। अब उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? जैसा कि आप सभी बाइक चलाते हुए होंगे, ये जो दो पहिया वाहन हो गया या चार पहिया वाहन हो गया, उसके जो पार्श्व में दर्पण लगा रहता है वह उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है? उत्तल दर्पण सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे आप पीछे की वस्तु को, आने वाली पीछे की समस्त वस्तु को आप आसानी से देख सकें और जिससे दुर्घटना ना हो, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गली बाजारों में जो लैंप होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गली बाजार, आप मार्केट गए होंगे, वहाँ पर कहीं लैंप लगा रहता है, उस लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया रहता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण है। पहला पॉइंट क्या हो गया? टेबल लैंप, टेबल लैंपों में, टेबल लैंपों में। उसके बाद सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, डॉक्टर के यंत्रों में, डॉक्टर के यंत्रों में, डॉक्टर के यंत्रों में, यंत्रों जैसे कौन से डॉक्टर? नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, गला रोग, आँख रोग, दांत रोग विशेषज्ञ, रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के यंत्र में, उसके बाद हो गया आपका दाढ़ी बनाने के दर्पण में, दाढ़ी बनाने के दर्पण में। इसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग, आप सब इसे नोट कर लें। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? जैसे गली बाजारों में जो गली बाजारों में जो लैंप लगा रहता है, गली बाजारों में, बाजारों के लैंपों में और वाहन के पार्श्व में लगा दर्पण, हो गया उत्तल दर्पण के उपयोग। फ्रेंड्स, आज हमने आपको प्रकाश का परावर्तन ख़त्म कर दिया और इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल AVP विद्या मंदिर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।